गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। तो आज हम लोग इस समाजशास्त्र की कक्षा में पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम पत्र, ठीक है, जिसका नाम है जनजातीय समाज का समाजशास्त्र। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे जनजातियों के नातेदारी, है ना, किस प्रकार थे, उनका परिभाषा देखे थे, उनका परिचय देखे थे। आज हम लोग देखेंगे जनजातियों के नातेदारी के प्रकार, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है नातेदारी के प्रकार, है ना, टाइप ऑफ किनशिप, ठीक है। तो देखिए बताया जाता है कि जनजातियों में जो नातेदारी का जो प्रकार है उसे दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है ना, अर्थात दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो दो जो श्रेणी में बांटा गया है वो कौन कौन है? तो एक है आपका रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा है बताइए आप लोग? चलिए हम ही बता देते हैं। तो दूसरा जो है वो है आपका विवाह संबंधी नातेदारी, है ना। तो पिछले क्लास में परिचय के रूप में हमने आपके बताए थे कि जो नातेदारी होता है, ठीक है, वो रक्त संबंध से भी होता है और विवाह संबंध से। रक्त संबंध से कैसे होता है? तो रक्त संबंध से हम देखें तो विवाह के बाद जितने उस दंपति से जो बच्चे का जन्म होता है ना, वे रक्त संबंध से होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपका विवाह संबंध, है ना। तो विवाह संबंध आप लोग जानते ही हैं, जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं बताइए? जानते हैं। जब दो विषमलिंगियों के बीच में, है ना, जब विवाह होता है, ठीक है, तो उस नातेदारी को ही हम क्या कहते हैं? विवाह संबंध नातेदारी, ठीक है। तो हम लोग आज पहले जो टॉपिक है नातेदारी के प्रकार, उसमें हम लोग आज जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं अभी, उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट को देखेंगे, फिर और इसमें इस प्रकार में जितने होंगे उन सभी को देखेंगे, है ना। तो पहला जो है हम लोग का रक्त संबंधी नातेदारी, उसको चलो देख लेते हैं। तो देखिए कहता है कि इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं, है ना, जो इस श्रेणी के अंतर्गत, है ना, कौन से श्रेणी के अंतर्गत? तो रक्त संबंधी नातेदारी, है ना। तो रक्त संबंधी नातेदारी के अंतर्गत वे सभी आते हैं जो समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना। समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समान रक्त मतलब क्या हुआ? तो समान रक्त कहने का मतलब हुआ कि जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, ठीक है, उसी परिवार के जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसी का जो है हम लोग में भी आता है ना। आप लोग विज्ञान में एक चैप्टर पढ़े होंगे अनुवांशिकता का सिद्धांत, है ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यदि नहीं पढ़े हैं तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अनुवांशिकता का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं हम। अनुवांशिकता का सिद्धांत में क्या होता है कि जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो माँ और पिता के जो अनुवांशिक गुण धर्म होते हैं, ठीक है, गुण होते हैं, वो उनके बच्चों में भी आते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जो आप लोग फिल्म में या सीरियल में कि किसी बच्चे का कभी कभी डीएनए टेस्ट होता है। तो डीएनए टेस्ट किस लिए होता है? डीएनए टेस्ट इसलिए होता है कि उस माँ बाप का यह बच्चा संतान है कि नहीं है ना। मतलब कि उसका जो डीएनए होता है ना, तो माँ बाप का डीएनए से मैच करता है। तो जो डीएनए मैच करता है ना, यही आपका रक्त
संबंध होता है, समान रक्त का के द्वारा संबंधित होता है। और यदि वह बच्चा उसके संतान नहीं होगा तो उसका डीएनए मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो यही होता है रक्त संबंध, है ना। मतलब कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसके जो खून होता है, उसका जो डीएनए होता है, वह उसके माँ बाप से मिलता है, मैच करता है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे सीरियल वगैरह में कि जब किसी माँ बाप का जब बहुत अधिक धन संपत्ति होता है तो उसके, है ना, यदि कोई एक्सपायर कर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब उसके रिश्तेदारी नातेदारी, है ना, अपने आप को उसके संतान या अपने आप को उसे मतलब घर परिवार वाले सगे संबंधी मानते हैं। ठीक है, तो उसको प्रमाणिकता करने के लिए हम लोग देखें तो मेडिकल टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट, है ना। तो डीएनए टेस्ट जब होता है तो साफ साफ पता चल जाता है कि वाकई में इस व्यक्ति का जो है ना, ये लड़का उसका पुत्र है या लड़की पुत्री है कि नहीं है ना। यदि होता है तो फिर उसके प्रॉपर्टी का वो मालिक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम देखें तो रक्त संबंध के आधार पे भी नातेदारी बनते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है कि उदाहरण के लिए माता पिता और उसके बच्चे अथवा भाई बहन समान रक्त संबंध होने के कारण रक्त संबंधी नातेदारी कहेंगे होंगे, है ना। मतलब जो माता पिता अथवा भाई बहन, है ना, समान रक्त से संबंधित होने के कारण रक्त संबंधी नातेदारी कहलाते हैं। तो हम आपको बताएं कि जो माँ बाप या हम लोग जो हम लोग भाई बहन होते हैं, है ना, तो उनकी जो रक्त होता है ना लगभग थोड़ी बहुत मैच करती है। ठीक है, ऐसे रक्त संबंध इस अर्थ में वास्तविक होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकता है ना। मतलब कि जो रक्त संबंध होता है इसका वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है ना। इसकी जो हम देखिए, है ना, तो बहुत सरल है ज्ञात करना। ठीक है, तो इस संबंध में मान्यता यह है कि जिन व्यक्ति में, है ना, जिन व्यक्ति में सभी समान रक्त कण होने की संभावना की जाती है ना, उन्हीं रक्त संबंधी नातेदारी कहलाते हैं, है ना। जैसे हम आपको बताएं ना कि जो डीएनए टेस्ट होता है, तो डीएनए जब टेस्ट होता है तो लगभग वो मैच करता है ना, समान होता है। तो जब समान होगा तो कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा भाई, तो रक्त संबंधी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें समान रक्त में पाए जाएंगे। ठीक है, और देखिए तो कहता है कि एक बच्चे में उसके पिता दादा दादी माँ नाना नानी आदि के रक्त होने की भी संभावना की जा सकती है। हम आपको बताएं, है ना, कि एक दूसरे से मैच करते हुए आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, रक्त संबंधियों के बीच वास्तविक रक्त संबंध होना सदैव आवश्यक नहीं होता, है ना। अर्थात कहता है कि रक्त संबंधियों के बीच वास्तविक रक्त संबंध होना सदैव आवश्यक नहीं है ना। जैसे हम लोग पिछले क्लास में आपको बताए थे ना, तो कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो रक्त संबंधी नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उसको माना जाता है रक्त संबंधी। जैसे जो दंपति के जब संतान नहीं होते हैं तो वे क्या करते हैं, वो अनाथालय से, हॉस्पिटल से, है ना, बच्चे को गोद लेते हैं ना। ठीक है, तो ये जो गोद लेते हैं ना तो वह भी माना जाता है कि रक्त संबंधी हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो गोद लेते हैं वे भी बच्चे आपके जो हैं वे रक्त संबंधी माने जाते हैं। ठीक है, तो रक्त संबंध में
कहता है कि रक्त संबंध के बीच वास्तविक रक्त संबंध होना सदैव आवश्यक नहीं होता है, कभी काल्पनिक भी माना जाता है। वही चीज है ना। उदाहरण के लिए देखिए, कहता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाले टोडा जनजाति में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है ना। मतलब कि अनेक पुरुषों से, मतलब बहुपति विवाह होता है। किसमें? टोडा जनजाति में बहुपति विवाह समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बताइए। समझते होंगे क्योंकि पिछले क्लास समझाए हुए थे। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। तो बहुपति विवाह में क्या होता है कि एक औरत जो होती है ना, वह 3, 4, 5 पुरुषों से विवाह करती है। ठीक है, 3, 4 पुरुषों से विवाह करती हैं। तो वहां पे पता ही नहीं चलता है कि वास्तविकता क्या है ना। किस बच्चे का कौन पिता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब माँ गर्भवती होती है, ठीक है, जब औरत गर्भवती होती है तो 6ठे माह में, जैसे 9 माह लगते हैं बच्चे को जन्म देने में, ठीक है, तो 9 माह होने के बाद तो बच्चा जन्म दे देगी। तो 9 माह नहीं बल्कि 6 माह जब होता है तो उनमें एक संस्कार पाई जाती है। कौन सी? पुरुषोत्तमी है ना, पुरुषोत्तमी संस्कार पाई जाती है। तो इस पुरुषोत्तमी संस्कार में क्या होता है कि जो पुरुष उस महिला को धनुष बाण भेंट करता है ना, ठीक है, जो पुरुष उस औरत को धनुष बाण देता है, ठीक है, तो वही पुरुष जब उस बच्चे को वह माँ जन्म देगी तो उसका वास्तविक पिता कहलाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझते हैं। एक पुरुषोत्तमी संस्कार है, उसमें क्या होता है कि एक पुरुष 6 माह जब होता है गर्भवती को, है ना, तो उस समय धनुष बाण दिया जाता है, भेंट किया जाता है। ठीक है, और जब बच्चे का जन्म लेता है तो उस समय जो पुरुष स्त्री को धनुष बांध दिया है वही उसका वास्तविक पिता माना जाएगा, कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा भी रिलेशन होता है। ठीक है, तो रक्त संबंधी नातेदारी के निर्धारण में प्रथाओं का महत्व मेलेनेशिया के ट्रोबियांड द्वीप में रहने वाले व्यक्तियों का उदाहरण द्वारा भी समझा जा सकता है। ठीक है, मेलेनेशियाई, ठीक है, मलेशिया के जो एक ट्रोबियांड द्वीप है वहाँ के भी जनजातियों को हम देखकर समझ सकते हैं। तो क्या समझ सकते हैं? तो देखिए, कहता है कि स्त्रियों को यौन संबंध के क्षेत्र में अत्यधिक स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, जो स्त्री होते हैं वहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप जो है अत्यधिक स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चे के पिता को ज्ञात कर सकना बहुत कठिन है कि नहीं? कोई एक जो कोई औरत है यदि कोई एक पुरुष के साथ संबंध बनाए तो तब तो पता चल जाएगा, लेकिन वह औरत बहुत सारे पुरुषों के साथ यदि संबंध बनाती है, फिजिकल रिलेशनशिप करती है, तो पता ही नहीं चलेगा कि उस जो माँ, जो औरत जिस बच्चे का जन्म दी है ना, उसका वास्तविक पिता कौन है? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए कहता है कि वहाँ बहुत अधिक, कहाँ, मलेशियाई में, है ना, जो ट्रोबियांड द्वीप है वहाँ पे जनजातियों में यौन संबंध बहुत अधिक स्वतंत्रता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप, है ना, उस बच्चे के पिता को ज्ञात करना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी संतान के पिता उसी व्यक्ति को माना जाता है जिसने बच्चे की माँ से विवाह किया है ना। जो पुरुष उस बच्चे की माँ से विवाह किया है वही उसका पुरुष माना जाएगा, भले हो वही हो किसी के साथ यौन संबंध की हो। ठीक है, तो ऐसा भी होता है।
तो दूसरा देखिए कहता है कि गोद लिए हुए बच्चों में भी माता पिता का वास्तविक रक्त संबंध न होने के बाद भी यह पुत्र अथवा पुत्री के रूप में माता पिता का वैसा ही संबंध स्वीकार किया जाता है जैसे रक्त संबंध पुरुष अथवा पुत्री में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम देखें तो रक्त संबंधी नातेदारी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विवाह संबंधी नातेदारी। तो देखिए विवाह संबंधी नातेदारी में क्या होता है कि यह नातेदारी संबंध उन व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं। ठीक है, ये जो विवाह संबंधी नातेदारी है यह उन व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित होते हैं जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं, है ना, जो एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं, एक दूसरे से, है ना, विवाह करते हैं माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कहता है कि विवाह के द्वारा एक व्यक्ति का संबंध केवल अपनी पत्नी से ही नहीं होता बल्कि पत्नी पक्ष के अनेक दूसरे व्यक्तियों से भी स्थापित हो जाता है ना। जैसे हम लोग देखे हैं तो जब विवाह होता है तो वहाँ पे एक पुरुष जो होता है और किसी का दामाद होता है, किसी का फूफा होता है, किसी का जीजा होता है ना, मतलब लड़की पक्ष वाले के भी रिलेटिव हो जाता है, सगे संबंधी हो जाता है। और जो लड़की होती है वो लड़का पक्ष के भी सदस्यों के संबंधी बन जाते हैं। होता है ना, जो कोई लड़की जब शादी होता है तो वह लड़की बहू बन जाती है, भाभी बन जाती है, बुआ बन जाती है ना, और मामी बन जाती है, मौसी बन जाती है कि नहीं। तो इस तरह से हम देखें तो बहुत सारे रिलेशन विवाह के बाद बनते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ में रहा है। अर्थात विवाह के बाद कोई भी लड़का या लड़की एक दूसरे के परिवार के भी संबंधी हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम जो देखें तो विवाह के बाद जो है वह दो संसारों से जुड़ जाते हैं, है ना। मतलब कि एक लड़का है तो लड़की के घर परिवार से जुड़ जाता है, और यदि लड़की है तो लड़का के घर परिवार से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो जो विवाह संबंध है वह बहुत सारे रिलेशन को जोड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए आगे कहता है कि नातेदारी की श्रेणी। तो नातेदारी की जो श्रेणी है ना वो भी हम देखें तो मर्डॉक महोदय जो है उन्होंने मुख्य रूप से तो 3 बताए, लेकिन 2 और बढ़ा दिए, चौथा और 5वां को। ठीक है, तो नातेदारी जो है हम देखें तो नातेदारी को श्रेणी 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया। पहला है आपका प्राथमिक नातेदारी। ठीक है, तो प्राथमिक नातेदारी में जो है हम देखें तो यह प्रत्यक्ष और इतने निकट होता है कि इन संबंधों के बीच कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आता, है ना। जो प्राथमिक नातेदारी है उसके बीच में कोई नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि निकटता बहुत अधिक होता है। ठीक है, जैसे हम देखें तो पति पत्नी, पिता पुत्र, है ना, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, है ना, भाई बहन और बहन बहन, ये ऐसे रिलेशन होते हैं ना बहुत ज़्यादा नज़दीकी होते हैं, इसमें तीसरा का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे जो प्राथमिक नातेदारी है उसको हम देखें तो आपका 8 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, दूसरा है आपका द्वितीयक नातेदारी। तो द्वितीयक नातेदारी जो है इसमें बताया जाता है कि प्राथमिक नातेदारी, है ना, अर्थात हम देखें तो प्राथमिक नातेदारी के प्राथमिक संबंधी हैं
उन्हें हम द्वितीयक नातेदारी कहते हैं। मतलब प्राथमिक नातेदारी के प्राथमिक संबंधी हैं उन्हें द्वितीयक नातेदारी कहते हैं। जैसे हम देखें तो पिता हमारे प्राथमिक नातेदारी हैं, जबकि दादा के पिता का प्राथमिक नातेदारी होने के कारण हमारा द्वितीयक नातेदारी कहलाएगा। अर्थात कि हमारे और पिताजी के बीच में कौन सा रिलेशन है? प्राथमिक। लेकिन हमारे और दादाजी के बीच में द्वितीयक कहलाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि वे जो थे, मतलब हमारे दादा और हमारे पिताजी, तो वो आपस में तो प्राथमिक थे, लेकिन हमसे जब जुड़ेंगे, मतलब एक नाती से जुड़ेंगे एक दादा, तो क्या कहलाएगा? द्वितीयक नातेदारी कहलाएगा। ठीक है। तो द्वितीयक नातेदारी जो है उसमें हम देखें तो चाचा आते हैं, ताऊ आते हैं, बुआ आती है, मामा, नानी, नानी, है ना, बहनोई, भाई की पत्नी, ये सभी आपका द्वितीयक नातेदारी में आते हैं। ठीक है। और ये द्वितीयक नातेदारी जो है वो आपका देखें तो 33 प्रकार का बताई गई है। किसके द्वारा? मढ़क महोदय द्वारा। एक होता है तृतीयक नातेदारी। तो तृतीयक नातेदारी में क्या कहता है? देखिए कि द्वितीयक नातेदारी के प्राथमिक संबंधी होते हैं, उन्हें हम अपने तृतीयक नातेदारी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो हम अपनी पत्नी के पति अर्थात जीजा के अपने द्वितीयक नातेदारी कहेंगे, जबकि जीजा के भाई बहन माता पिता ये हमारे तृतीयक नातेदारी कहलाएंगे। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो सभी फुफेरे तथा ममेरे भाई बहन एक दूसरे है तृतीयक नातेदारी होते हैं। ठीक है। और देखें तो तृतीयक नातेदारी के प्राथमिक संबंधी हमारे लिए चतुर्थ श्रेणी के नातेदारी में होंगे, जबकि चौथी श्रेणी के नातेदारी के प्राथमिक संबंधी हमारे लिए पांचवी नातेदारी श्रेणी कहलाएंगे। ठीक है। तो द्वितीयक नातेदारी की उनमें अधिक तथा जैसे जैसे नातेदारी श्रेणी की दूरी बढ़ती जाती है, उनसे संबंधित नातेदारी की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है। तो ये आज हम लोग पढ़े नातेदारी के प्रकार और नातेदारी की श्रेणियाँ। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से, मन लगाकर, है ना, और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।